हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटी एजुकेट। मैं हूं गुंजन और देखिए आज है 15 अगस्त 2022। तो आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खुशी से मनाइए इसको, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए क्योंकि आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है। 75 साल हो गए आज़ादी को, एक चीज़ मायने रखती है। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट यानी कि क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, देखो चैप्टर में मिल रहा है इंडिपेंडेंस से, भाई माहौल बन गया। मतलब ये है कि जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त हमारा जो माहौल कैसा था, देश कैसा था आज़ाद होने के बाद। ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या इम्पैक्ट किया था उन्होंने इंडिया के इकोनॉमी पे, ठीक है, अर्थव्यवस्था पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल मेंटी एजुकेट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिशर कब आए थे इंडिया में, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये हुई थी बैटल ऑफ प्लासी से 1757, यानी कि भारत के कुछ लोग और ब्रिटिशर के बीच में लड़ाई हुई थी जो कि 1757 से शुरू हुई थी। 1757 का रिवोल्ट बोला जाता है, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मेनली 3 सेक्टर्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। 3 सेक्टर्स मेन होते हैं हमारे। तो देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र जो हमारा था, एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो कैसा था, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो देखिए 2 चीज़ें थी। पहला, ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड इंडियन एग्रीकल्चर वॉज बैकवर्ड ड्यू टू वेरियस रीजन्स। देखिए मैं आपको साथ साथ नोट्स प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, तो आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। एकदम फ्रेश नोट्स है भाई, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो देखिए हुआ क्या था, मतलब ब्रिटिश पीरियड के पहले क्या था कि इंडियन एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड था, बहुत कारणों के कारण, बहुत रीजन्स के कारण पिछड़ा था। जो कम से कम, सेकंड पॉइंट है, लगभग 85% जो पॉपुलेशन था वो रूरल एरियाज़ में रहते थे, मतलब गांव वाले इलाके में, और वो टोटली डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे। अपना जीवन यापन करने के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। उस वक्त तो टाटा बिरला तो भाई उतना कोई मतलब थे, लेकिन उनकी भी उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, अंबानी तो थे ही नहीं उस वक्त, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि वो कौन कौन से मेन रीजन थे जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्थिर था, मतलब एक जगह पे रुका हुआ था। स्टैग्नेशन मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखिए पहला था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, या आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न था, एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न था, जिसको बोलते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा नाम ज़मींदारी सिस्टम, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ज़मींदारी सिस्टम है क्या, मतलब ज़मींदारी सिस्टम क्या था, फिलहाल अब तो नहीं है। देखिए ये जो था 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1793 में लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अब देखिए इस सिस्टम में था क्या, जो कि ज़मींदार होते थे ना वो ऑनर ऑफ लैंड होते थे, मतलब ज़मीन के मालिक होते थे, जिसको ज़मींदार बोलते हैं, ऑनर्स ऑफ लैंड, ठीक है। और उनके पास राइट था, उनके पास अधिकार था कि वो किसानों से, टेनेंट से लगान इकट्ठे करें, रेंट इकट्ठा करें। और वो क्या करते थे ना, जो ज़मींदार होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और टेनेंट के बीच के इंटरमीडियरीज का काम करते थे, बिचौलिए का काम करते थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। ये एक ट्रायंगुलर सिस्टम था, यानी कि सबसे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी रहती थी, उसके नीचे ज़मींदार और उसके नीचे टेनेंट यानी कि किसान, फार्मर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ज़मींदार के अंडर में 3-4 गांव दे देती थी और बोलती थी कि 1 महीने में 300 या 400 रुपये सम आपको मुझे देना है, नहीं तो आपको ज़मींदार से हटा दिया जाएगा, आपके अंडर जितने भी गांव हैं, जितने भी लैंड है वो सब हम ले लेंगे। तो क्या करता था ना ज़मींदार, अब ये तो उसने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि आप मुझे 300-400 रुपये दिए, 300 रुपये दीजिए 1 महीने में, ठीक है। तो ये करते क्या था कि अपनी मर्जी से जितना मर्जी उतना किसानों से लेते थे, बहुत ज़्यादा लेते थे लगान, और 300 दे देते थे उसको और बाकी अपनी जेब भर लेते थे, ठीक है। होता ये था। देखिए जो सिस्टम था वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर पे बेस्ड था, मतलब फार्मर के शोषण पे बेस्ड था, उसको शोषण करते थे बहुत, क्योंकि जो ज़मींदार थे उनको अलाउ कर दिया गया था कि आप जितना मर्जी लगान लीजिए, जितना मर्जी उनसे लगान लीजिए, हमें नहीं मतलब। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था भले ही तू 500-1000 जितना भी ले, लेकिन मुझे 300 रुपये चाहिए, मतलब चाहिए कैसे भी, ठीक है। अब देखिए ज़मींदार जो थे वो बहुत हाई रेट ऑफ लगान लेते थे, इसलिए फार्मर के पास जो खुद के खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा था उनके लिए, ठीक है। इसीलिए जो ज़मींदार जो थे ना, मतलब
ज़मींदार जो थे और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, मतलब उस वक्त की औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने फार्मर्स के एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया भाई, एक भी चीज़ नहीं की। ठीक है, यही इसका है पूरा। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। देखिए हुआ क्या था, जो फूड क्रॉप्स होता है, जो खाने की चीज़ें होती हैं, जो खाने की फसलें होती हैं, उसके जब वो कैश क्रॉप्स का यूज कर रहे थे। अब वो कौन कौन से कैश क्रॉप्स थे, इंडिगो यानी कि जिसको आप नील बोलते हैं, कॉटन, जूट, ये सब भाई बहुत पैसे कमाते थे इससे। फूड क्रॉप बोले थे हटाओ, हम आपको बहुत पैसे देंगे, आप इस पे आ जाओ कैश क्रॉप पे। अब भाई इंडियन लोग भी आ गए ज़्यादा पैसे के लालच में। अब देखिए कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर से हुआ क्या कि देखिए जो वो थे ना, बर्डन ऑफ हाई रिसोर्सेज रेवेन्यूज ऑन द पुअर फार्मर्स एंड लेड इंडिया टू फेस शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। बहुत ज़्यादा कर आ गया था किसानों पे, और हुआ क्या था कि जब आप भाई फूड क्रॉप आपने उगाना ही छोड़ दिया तो देश दुनिया खाएगी क्या, आपके लोग खाएंगे क्या। इसीलिए फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई थी, अनाजों की कमी हो गई थी इंडिया में। देखिए थर्ड, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब मैं आपको बता दूं कि जो एट टाइम ऑफ मतलब ऑन द ई ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ क्या था कि लोग, हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादकता था, वो बिल्कुल शून्य था। शून्य इसलिए था क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी, सिंचाई व्यवस्था थी नहीं, टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही लो लेवल की थी, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज ना के बराबर होता था, और इसी इन चीज़ों की वजह से ही जो हमारा प्रोडक्टिविटी था वो बिल्कुल लो था। अब देखिए फोर्थ पॉइंट था डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हम जो थे वो बिल्कुल रेनफॉल पे डिपेंडेंस थे। उस वक्त सिंचाई की कोई सुविधा थी नहीं, मतलब भाई जब बारिश होगी तब खेतों को पानी मिलेगा, नहीं तो राम भरोसे बैठो, यही होता था। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि फार्मर्स ने फूड क्रॉप्स के जगह कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि जूट, इंडिगो, कॉटन ये सब उगाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की कमी हो गई, पैसों की कमी हो गई, टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी नहीं, रिसोर्सेज ज़्यादा थे नहीं जिसका हम यूज कर पाएँ, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट दो मेन पॉइंट आते हैं। पहला है शेयर क्रॉपिंग। देखिए शेयर क्रॉपिंग होता क्या है, आप इसको पढ़ लीजिए, मुझे तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है शेयर क्रॉपिंग। देखिए शेयर क्रॉपिंग क्या होता है, मान लीजिए मैं ज़मींदार हूँ और आप टेनेंट है या फार्मर हैं। ठीक है, तो मैं ज़मींदार हूँ, मैंने बोल दिया कि, और ज़मींदार जो मैं अपने लैंड आपको दे रहा हूँ, देखो कब तक के लिए, जब आप उस पर फसल उगाओ, फिर आप फसल उगाओगे तो उसका कुछ पार्ट मैं आपको दे दूंगा, फसल उगाने के बदले कुछ क्रॉप्स आपको दे दूंगा। ठीक है, और बाकी मैं अपने पास रख लूँगा रिटर्न में। मतलब समझे, आपने मेरी ज़मीन लिया, मैंने आपको ज़मीन दिया कि मेरी ज़मीन पे फसल उगाओ, ये उगाओ, इसमें से थोड़ा सा तुम रख लेना और बाकी मैं ले लूँगा, ये होता है शेयर क्रॉपिंग। ठीक है जी। अब कोलोनियालिज्म, देखिए ये दो कंट्री के बीच में होता है। कोलोनियालिज्म मतलब उपनिवेशवाद बोलते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टम होता है पॉलिटिकल और सोशल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में। पहला कंट्री जो होता है वो रूलर होता है, यानी रूल करता है, मतलब अपनी चीज़ें दूसरों पे थोपता है, और दूसरी कॉलोनी होती है, इसकी औपनिवेशिकता होती है। ठीक है, जैसे कि मान ले इंडिया हमारी जो थी वो कॉलोनियल थी, कॉलोनियल कंट्री, और ब्रिटिशर्स जो थे वो रूलिंग कंट्री थे, वो उन्होंने हम पे शासन किया। तो देखिए जो शासन करता है उसके पास सारे पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, और वही जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी डिटरमाइन करता है, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाता है, सारे भाई सारी चीज़ उसके हाथ में होती है। मतलब आप ये समझिए कि जैसे वो था हमारा, वो था ब्रिटिशर्स जो थे हमारे इंडिया को बहुत सालों तक उन्होंने किया, बहुत सालों तक शोषण किया भाई। 200 साल, 200-300 साल बहुत ज़्यादा होता है। सोच लो इंडिया ने हमारे कुछ कितना सहा है, तब जाके हम कहीं आज अपने 75वें साल इंडियन इंडिपेंडेंस पे खड़े हैं, आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो देख लो कितना फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए किया है, तब जाके कहीं हम आज़ाद हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। औद्योगिकरण कैसा था उस वक्त। कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर की तो बात कर ली, अब इंडस्ट्रियल पे आओ। देखिए पहला पॉइंट है, ये मेन रीजन है स्टेगनेशन का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। देखिए पहला है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। देखिए हुआ क्या था कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ था ना, मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ मतलब होता है जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं आप, हस्तकला उद्योग, जो भी हाथों से बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो बनाते थे ना, वो हमारा वर्ल्ड वाइड फेमस था जब तक ब्रिटिश नहीं आया था। और जैसे ही ब्रिटिश आए इसने अलग अलग प्रकार के टैक्सेस, बहुत सारी चीज़ें लगा दी, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गया। और ये टू फोल्ड मोटिव, मतलब इनका दो उद्देश्य था, दो चीज़ों के लिए यूज करते थे। देखिए पहला क्या करते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, कच्चे माल ले जाते थे, वो भी बहुत सस्ते दामों पे,
और करते क्या थे कि अपने जो उनके मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो होते थे ना ब्रिटेन में, उनके अपने वहाँ पे यूज करते थे। और फिर करते क्या थे, हमारे प्रोडक्ट को ही रॉ मटेरियल को ले जाके चीप रेट्स पे वहाँ पे बना के फिनिश उसको गुड्स दे के फिनिशिंग करके और हमारे यहाँ ही ला के बेच देते थे हमारे मार्केट में हायर प्राइस। हमारा जो था जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ था, अधिकतर लोग इंडिया में इसी में लगे थे। तो भाई जैसे ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी ना, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तो बढ़ेगी। अब लोग करे तो करे क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें लगे हुए थे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश फिनिश गुड्स। अब देखिए जैसे ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गया तो हम क्या, जो ब्रिटिश फिनिश गुड्स हमारा जो यूज करके वो लाते थे, हम उस पर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं भाई। सारा रॉ मटेरियल बोले जाते थे फिनिश गुड्स करके हमारे यहाँ ला के बहुत ऊंचे दामों में बेचते थे, तो हम तो डिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, अब देखिए थर्ड है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। देखिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो होता है जहाँ पे मशीनरी ये सब बनता है, मशीन टूल्स बनते हैं जो कि हमारे फर्दर प्रोडक्शन में, आगे की उत्पादकता में हेल्प करते हैं। तो उस वक्त हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, बहुत कमी थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ की, हमारे पास नहीं थी। आप ये सब पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हुआ क्या था, मैंने आपको बताया बहुत ही कम, हार्डली ही कोई कैपिटल इंडस्ट्रीज़ थी हमारे उस वक्त देश में, और ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, बोलते जैसा चल रहा है चलने दे, हमें क्या, यही करते थे वो। अब देखिए लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गया, हम ब्रिटिश पे डिपेंडेंट हो गए, या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो इसकी वजह से देखिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका तो भाई कंट्रीब्यूशन कम ही होगा जीडीपी में। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब बताता हूँ। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज सामानों का वो इधर उधर हुआ है, उसका फाइनल अंतिम दर क्या है, अंतिम कीमत, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, उस वक्त तो जो थी वो पब्लिक सेक्टर वो बहुत ही कम चीज़ों में लगी हुई थी, ज़्यादा चीज़ों पे उसने ध्यान ही नहीं दिया। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट। देखिए अब बात करते हैं लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी जो उस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर थी वो बहुत ही कम चीज़ों पे लगी हुई थी। जिन चीज़ों पे लगी थी वो चीज़ें थी रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट जो उसके अंदर था, इन चीज़ों पे लगी थी। बाकी चीज़ किसी पे ध्यान ही नहीं दे रही थी भाई वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉरेन ट्रेड की, मतलब विदेश व्यापार की। मतलब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था, विदेश व्यापार था, वो कैसा था। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर था, निर्यातक था प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब रॉ मटेरियल का। देखिए रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क जो था, कॉटन, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब जो था वो हम यहाँ से वो करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, मतलब यहाँ से ले जाते थे वो। ठीक है, और जो वहाँ से लाते थे इंपोर्ट करके, वो क्या था, फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो ब्रिटिश बनाते थे हमारे लिए, कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन इंडस्ट्रीज, ब्रिटेन में जो बनाते थे। तो समझ गए, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से ला जाते थे, फिनिश प्रोडक्ट वहाँ से लाते थे, समझ गए। सेकंड है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। देखिए उस वक्त जो था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे ब्रिटिश की मोनोपोली थी, एकाधिकार था, मतलब आधा से ज़्यादा जो हमारा फॉरेन ट्रेड था ना वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था, और ब्रिटिशर्स ही ये तय करते थे कि हम किस किस देश के साथ ट्रेड करेंगे और क्या टैक्सेस लेंगे, क्या कीमत होगी, समझे। देखिए कुछ ही कंट्री पे हम अपना सामान ले जा सकते थे, वहाँ से मंगवा सकते थे, जैसे कि चाइना, सेलोन यानी कि आज जो श्रीलंका है, पर्सिया यानी कि जो आज ईरान है, ये नाम ध्यान रखिएगा, आप पूछते हैं ये। अब देखिए हुआ क्या था कि पहले क्या था ना कि इंडियन मार्केट में ब्रिटिशर्स को बहुत लंबा घूम के आना पड़ता था, बहुत लंबा। अब वो सोचने लगे भाई इतना लंबा तो बहुत कॉस्टिंग हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हो जाएगा। तो क्या किया, इजिप्ट गवर्नमेंट ने, मिस्र की सरकार ने 1869 में 1869 में एक स्विज कैनाल ओपन किया। इसकी मदद से जो था वो डिस्टेंस जो था ना वो बहुत ही कम हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम आने लगे थे। ठीक है, एक तो टाइम बचेगा, इंडियन मार्केट में वो बहुत आसानी से आ जाते थे ब्रिटिशर्स, पैसा कम लगता था उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेते थे और मतलब लाते थे और ले जाते थे। ठीक है, अब देखिए अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। मतलब हमारी जो इंडियन वेल्थ थी, भारतीय संपत्ति थी, उसमें गिरावट कैसे आई जब ब्रिटिश रूल हमारे
देश में था जब अंग्रेज़ों का शासन था, गुलामी थी। तो देखिए होता क्या था कि जो भी पैसा इकट्ठा करते थे ना, वो मतलब देखिए हर सेक्टर से उनको पैसा तो आता ही था, लेकिन हमें नहीं देते थे। वो करते क्या थे उन चीज़ों का, देखिए फर्स्ट पॉइंट है टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉर दैट वाज फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस वक्त की जो अंग्रेजी सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बहुत सारे वॉर लड़ती थी, तो उनमें जो खर्चा आता था ना, वो हमारे पैसे का ही यूज करती थी, ठीक है। जैसे कुछ हॉस्पिटल वगैरह हो गया, तो मतलब कुछ टूट फूट गया, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई उनकी वॉर में, कुछ चाहिए मशीनरी ख़राब हो गई, बॉम्ब बॉम्ब चाहिए, मतलब हथियार चाहिए, तो हमारे पैसों का ही यूज करके वो सब सारी चीज़ें बनाते थे, ठीक है। सेकंड देखिए, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स थे, उनका जो ब्रिटेन में था, वो हमारा पैसा दूसरी चीज़ों के लिए, किस चीज़ के लिए यूज करते थे, देखिए वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा था, बहुत सारे ऑफिसेस बना रखे थे। तो देखिए ऑफिसेस को रन करने के लिए पैसा तो चाहिए होता है, सैलरी तो सबको देनी पड़ेगी अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वो सारा पैसा उनको देते थे कि ताकि वो अपना काम सही से कर सकें, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, और फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश टाइम पे, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो भाई जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में जाके लिखो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, भारत माता की जय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।